हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी टीईई पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की यहाँ पे 2 क्लासें अब तक लग चुकी हैं। ये आपकी 3rd क्लास है हम लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको पेडोलॉजी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे कहा गया है कि सामान्य से विशेष की ओर ले जाने वाला जो सिद्धांत होता है वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो उसकी तरफ जो सिद्धांत है वो आपका निगमन विधि है, आगमन विधि है, या संश्लेषण विधि है, या फिर विश्लेषण विधि है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो निगमन विधि होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें निगमन विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव, और जो आगमन विधि होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये इंडक्टिव, डिडक्टिव, और ये आपकी इंडक्टिव, और ये आपकी एनालिसिस मेथड, और ये आपका सिंथेसिस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि निगमन विधि जो होती है उसमें बच्चे को पहले रूल बता दिया जाता है, और उस रूल के बाद में हम लोग उस बच्चे से एग्जाम्पल सॉल्व करने को बोलते हैं। ठीक है, पहले रूल बता दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बताना शुरू करते हैं, उस बच्चे से एग्जाम्पल्स करवाते हैं उससे रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड। तो इस टाइप से जो विधि होती है वो आपकी निगमन विधि कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर जो सिद्धांत होता है लागू होता है वो निगमन विधि में होता है। किस में होता है दोस्तों? निगमन विधि में होता है, डिडक्टिव मेथड में होता है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या नाम है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको पेडोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधोगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? कौशल की पूर्ति है, पूर्व ज्ञान की पूर्ति है, प्रशिक्षण की पूर्ति है, या अवबोधन की पूर्ति है। तो आपने देखा होगा कि पूर्व ज्ञान का मतलब ये हुआ कि पहले से उस बच्चे के अंदर पूर्व ज्ञान होना चाहिए, तभी यानी कि वो आगे के ज्ञान को सीखता है। ठीक है, अधिगम करता है उस चीज़ का। स्किल में उन टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें बच्चा कैलकुलेट वाले क्वेश्चंस यानी तार्किक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, तो अधिगम करता है, तो वो चीज़ें आपकी कौशल में आती है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है आपका अवबोधन, अवबोधन का मतलब ये हुआ कि जितने सारे यानी कि जो भी बच्चा होता है, जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर उससे मतलब रिलेटेड जो आपके सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को जो सीखता है बच्चा, तो जो उसका अधिगम वो जो सीखता है यानी अधिगम करता है बच्चा, तो वो उसका उद्गम करना यानी कि क्या कहलाता है? अवबोधन कहलाता है। ठीक है, अवबोध करता है। तो गणित की संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट और आपका प्रिंसिपल को समझना अधिगम के किस उद्देश्य को पूर्ति करता है बच्चों? तो उसको उद्देश्य को जो पूर्ति करता है वो आपका टर्म है अवबोधन। ठीक है, अवबोधन जो टर्म है वो संकल्पनाओं, ठीक है, संकल्पनाओं और यानी कि सिद्धांतों को समझना ये अधिगम करता है। ठीक है, पेडोलॉजी के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसमें आपको टर्मोलॉजी समझनी होगी और उसको आपको सही से यानी कि मैच करना पड़ेगा। तो अवबोधन का मीनिंग होता है कि संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना, एक बच्चे के अंदर इस टाइप का अधिगम हो जाना ही अवबोधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, इसमें एक कोई सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में आपसे ये बोला गया कि जो एक्स और वाई आपको एंगल यहाँ पे शो हो रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, इस रिलेशन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जैसे रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है, समझ रहे हो? तो इसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसका रिलेशन क्या बनेगा। अगर इसका जो रिलेशन होगा वो देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितने डिग्री होगी, इसकी जो एंगल की वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म होगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट होंगे। आपके कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपको मालूम है, ठीक है, कि यहाँ पे इस
इस सेंटर पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो कि ये आपका ए बी सी डी है, ठीक है। तो एंगल अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ए डी सी की बात करेंगे तो ये 1/2 होगी सेंटर पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है ए ओ सी, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड हो रहा है उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ए ओ सी आपका x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यानी ए डी सी की वैल्यू आपकी x/2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम है कि ए बी सी डी आपका क्या है, बी आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे एंगल ए डी सी, ठीक है, और प्लस एंगल ए बी सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। तो यहाँ पे ए डी सी की जो वैल्यू है वो आपको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, वो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, x/z आ रही है। तो यहाँ पे x/2 और प्लस ए बी सी की जो वैल्यू है वो आपको बाई गिवन है, कितना गिवन है, बाई और इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा और उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम लोगों ने ये चेक करा कि यहाँ पे जो सेंटर पे एक थ्योरम होती है कि सेंटर पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा होता है वो बाकी रिमेनिंग आर्क पे, ठीक है, रिमेनिंग आर्क पर, यानी कि ये इस माइनर आर्क से एंगल आपका सबटेंड हो रहा है x, ठीक है, और इस रिमेनिंग आर्क के द्वारा जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है बाकी आर्क पे बने एंगल का डबल होता है। तो वही हम लोगों ने थ्योरम यहाँ पे यूज की और यहाँ पे जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है एंगल ए डी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंगल ए ओ सी, यानी x/2 हो जाएगी। यहाँ तक कोई सी प्रॉब्लम। अब आपको मालूम है कि ये 4 पॉइंट हुए, ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट होंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री हम लोगों ने ले लिया। फिर इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे जैसे एलसीएम ले लेंगे तो x+2 और इक्वल टू 182 जा कितना हुआ, 360 डिग्री। तो ये जो रिलेशन आपका फाइंड आउट होके आ रहा है दोस्तों, तो वो रिलेशन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी x+2 इक्वल टू 360, यानी कि 4 ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x एंड y का जो रिलेशन आपका यहाँ से फाइंड आउट होके आ रहा है वो आपका 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, x+2 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है कि आपको जब भी फ्रैक्शन गिवन हो और उन फ्रैक्शंस का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोला जा रहा हो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपके गिवन होते हैं तो उनमें जो न्यूमरेटर आपके होते हैं नंबर्स के, ठीक है, तो उन नंबर्स के न्यूमरेटर का हम लोग यहाँ पे मासा फाइंड आउट करते हैं, यानी एचसीएफ देखेंगे और नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एलसीएफ देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सब का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ देखना है। तो हमें क्या करना होगा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर जो आपका है नंबर्स, उन नंबर्स के न्यूमरेटर्स के नंबर के एचसीएफ देखना होगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का हम लोगों को एलसीएम चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर आपके न्यूमरेटर में जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं इनका एचसीएफ देखना है। एचसीएफ आपको देखना है एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2, 8 और 4, 6 अपॉन एलसीएम चेक करना है आपको। एलसीएम चेक करना है 5, 35, 15, 25, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 2, 8, 4, 6 ये जो आपका आ रहा है इसमें आपका एचसीएफ चेक करना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों। तो इसका जो एचसीएफ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एचसीएफ जो आपका आएगा यहाँ पे देखो, एचसीएफ सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर आपका यहाँ पे 2 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो कॉमन नंबर आपका 2 आ जाएगा। 2 आपका एचसीएफ होगा इन 4 नंबर्स का, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 4 नंबर्स विल बी 2। देन ये जो 4 नंबर हैं इन 4 नंबर्स का हमें एलसीएम चेक करना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो वो एलसीएम आप लोग यहाँ से चेक आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो एचसीएफ एक तो आपका नंबर देखो, यहाँ पे एचसीएफ क्या मिलेगा यहाँ पे वैसे अगर देखो जाओ, क्योंकि आप वो
इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, उससे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे करोगे तो मुझे लगता है कि इस टाइप से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 5 बन जा, 5 5 7 जा, 5 3 जा और यहाँ पे 5 5 जा। ठीक है, 5 से अब यहाँ पे देखो ये 5 से करोगे तो 5 7 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21। अब 21 5 जा 105, 105 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से 55 25 और 5 एकम 5 1 5 एकम 5 525 आया। तो 525 आया तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 525 होगा। तो इसका जो आंसर सही आ रहा है वो आपका आ रहा है 2/525। ठीक है, 2/525 आ रहा है, यानी 2/525 आ रहा है। तो इसका मीनिंग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कोई नंबर आपको गिवन हो और उसका आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो ये एचसीएफ जिसका हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ पहले कैलकुलेट करोगे, नीचे लासा यूज करोगे। ठीक है, फाइंड आउट करोगे। अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन एचसीएफ डिनोमिनेटर का। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फोर्थ का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका होगा 2/525। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये भी एक पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव कैसा होता है। एक पूर्णांक होगा कि एक प्राकृतिक संख्या होगी या संपूर्ण संख्या होगी या फिर एक धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर है, अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो इसका जो अंतर आएगा 1 1 का अंतर होता है सब में। ठीक है, यानी कोई सी भी ये 1 1 का अंतर होता है, चाहे आप किसी भी नंबर में कर लीजिए। इसका अंतर देखोगे तो भी आपका 2 ऑब्टेन होगा, इसका अंतर देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑब्टेन होगा। तो इसी टाइप से किसी भी नंबर का अंतर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी, यानी एक पूर्णांक मिलेगा। तो उस पूर्णांक आपको यही बताना है कि आपको क्या मिलता है, सदैव एक पूर्णांक मिलता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई ABCD आपको रोमबस गिवन है और उस रोमबस में आपको एंगल कैलकुलेट करना है कि ADB की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ एक एंगल आपको गिवन है BCA 30 डिग्री। बाकी आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि जो रोमबस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये आपको एंगल बताना है ADB, ठीक है, ADB, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा दोस्त। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं। ठीक है, अगर आपको समचतुर्भुज गिवन है और उस समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये 90 डिग्री हुआ। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के इधर ये जो एंगल आपका फॉर्म होगा ये अल्टरनेट एंगल होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि एंगल आपका DAC इज इक्वल टू आपका एंगल ACB, ये इक्वल होगा, रीजन लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल आपके फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगल लोगे ADO। तो इस वाले ट्रायंगल में आपको एंगल कैलकुलेट करना है ADO प्लस एंगल DAO प्लस एंगल DOA और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ADO जो है वो आपको मालूम है कि कैलकुलेट करना है ADO और प्लस DAO की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी 30 है और यहाँ पे DOA की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ADO की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यू आपको गिवन है। तो दोस्त यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करिएगा। इसके आगे सॉल्व करोगे तो एंगल ADO और इज इक्वल टू
9 और प्लस 3 12 हुआ। 180 में से अगर हम लोग यहाँ पे -120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 डिग्री। और एंगल जो ADO है दोस्तों, वो ADO को हम लोग ADO को रीड ना करके ADB राइट कर सकते हैं। तो बात एक ही है, और करके हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। और एंगल ADB और इज आल्सो 60 डिग्री। ठीक है, साइड इंक्रीज कर देने से आपके ये एंगल इंक्रीज नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम लोग ADO को ना रीड कर हम लोग ये रीड कर सकते हैं ADB और इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है ये कोई एक्सप्रेशंस है, और इस एक्सप्रेशंस में आपको क्या बताना है कि इसके गुणनखंड बताना है कि कौन सा गुणनखंड इसका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि 2x² - 9x - 26 लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे 2 × 26 की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका 52 आएगा। इस 52 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि 9 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और ब्रेक करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेक ऐसे नहीं, ऐसे फैक्टर कर लीजिए, तभी भी पता चल जाएगा। 26 आएगा और यहाँ से 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि आपको 9 लाना है, तो 13 में से 4 माइनस करोगे, 2 2 जब 4, तो इसका 4 और 13 आपका आएगा। ठीक है, अब 13 में से 4 माइनस करोगे तभी आपका क्या आएगा, तभी आपका 9 और 10 होगा। तो माइनस का लाना है, तो -13 में से प्लस का 4x माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका माइनस का 9 बच पाएगा। तो इसके फैक्टर कर लिए हम लोगों ने। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कराते हैं हम लोग, और फिर उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे पेयर लिखा जाएगा। तो ऐसे पेयर लिखिए कि जो माइनस करके आपका 9 आ जाए। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 13 में से 4 माइनस करोगे तो आपका माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि माइनस का लेना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो 2x - 13 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस, ठीक है, 2x और माइनस का 13। तो यहाँ पे 2x - 13 एक फैक्टर आपका ये आएगा, और सेकंड फैक्टर आपका x + 2 बचेगा। तो x + 2 फैक्टर तो आपका मैच हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है दोस्त। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड फैक्टर आपका 2x - 13 आ रहा है, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो इसका मीनिंग आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका x + 2 होगा दोस्त। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो x - 1/x की वैल्यू आपको गिवन है कि 1/2 है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4x² + 4/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जैसे x - 1/x की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 गिवन है। ठीक है, आपको दोनों इधर जो 2 है वो इधर साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2/x और इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो 2x - 2/x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो देखिएगा, तो इसका स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे तो 2x का स्क्वायर का मीनिंग 4x², और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे प्लस का 2 2 जब 4/x², और फिर माइनस का साइन यूज करेंगे 2 × 2x, और यहाँ पे 2/x और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनाएगा। अब देखिएगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4x² + 4/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टर्म आपका माइनस का उधर साइड ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और वो भी 2 2 जब 4 4 2 जब 8, तो 8 + 1 9। तो इसका जो सही आंसर आपका जो आ रहा है दोस्त वो आपका 9 आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 8th का जो सही आंसर है वो आपका 9 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा प्रैक्टिकल की डेट आ गई।
हाँ हेलो दोस्त, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आपको डेटा गिवन है और उस डेटा में क्या करना है कि आपको मॉड कैलकुलेट करना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मीनिंग ये हुआ कि जो भी डेटा आपको गिवन हो उस डेटा में वो कितनी बार सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो उस नंबर की बहुलक कहलाएगा, उस नंबर का आपको मॉड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आपका कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आपका रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले अपने डेटा को जैसे काउंट कर लीजिएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 22 देखेंगे 1 2 3 और 23 देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 24 1 2, तो मुझे लगता है 23 ही होगा डेटा जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा ये। इसके जो 6 टाइम्स ये आ रहा है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, यानी ठीक है 6 हो जाएगी 6 टाइम्स, यानी जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो आपका मॉड कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसमें आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो आप ऐसा करिएगा कि इसकी नेगेटिव जो पावर है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए अपने आप से भी। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए उसे बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ये हम लोगों का एक्सप्रेशंस है, इसमें जब भी नेगेटिव पावर हुआ करे तो इसको पॉजिटिव बना लिया करो। तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका a - b का होल पावर 2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हम लोगों ने 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार आप माइनस करिए प्लस। ठीक है, 1 - a - इस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग इसका सही से आंसर डिफाइन करेंगे क्योंकि 1 + a - b ये आएगा और इधर साइड जो आएगा वो 1 - a और प्लस का b। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 1 + a - b और 1 - a + b, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्त। तो यहाँ पे आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हमने जो रीड करा वो सही से आप क्वेश्चन इसको लगाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।